रोटी पका रहा था, रोटी पका रहा, हमारा बच्चा कल पर था, वो देखा कि आ गया तो बोला कि पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। लड़की और दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा, सब कोई जरा दिया, अनाज उनाज पानी, पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ हमको जरा दिया। उसके बाद वहाँ पे से जब आए तो सडनली वो फायरिंग करने लगे। कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ, उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। बिहार के नवादा में जो महादलितों के घर जलाए गए उस पर आज विस्तार से बात करेंगे। बिहार की सामाजिक संरचना को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के हासिल से और पाकिस्तान से आए एक बयान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। पिछले 6 दिन में उनका ये दूसरा कश्मीर दौरा है। इससे पहले वो 14 सितंबर को डोडा पहुंचे थे। आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। भाजपा ही इस वादे को पूरा करेगी। हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। प्रधानमंत्री ने और भी बहुत कुछ कहा। 3 सबसे खास बातें उसकी जान लेते हैं। पहली बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इन 3 खानदानों ने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दशकों तक घाटी में नफरत का सामान बेचा। इनके कारण ही यहाँ के युवा तरक्की नहीं कर पाए। ये पहला आरोप प्रधानमंत्री का। दूसरी बात ये कही कि कांग्रेस के उत्तराधिकारी ने विदेश जाकर के कहा कि हमारे देवी देवता भगवान नहीं हैं, ये हमारी आस्था का अपमान है, कांग्रेस को इसके लिए दंड देना चाहिए। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है, उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है, ये आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं हमारे देवी देवता भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में गांव-गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। तीसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के पाकिस्तान बहुत उत्साहित है। वहां इन दोनों पार्टियों की बल्ले बल्ले हो रही है। इनके घोषणा पत्र से पड़ोसी देश बहुत खुश हैं। पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान का एजेंडा है, ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए ये बात क्यों कही, ये समझने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान जानना जरूरी है। 19 सितंबर को वो पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। पत्रकार ने उनसे पूछा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 से जब लागू किया गया था तो उस वक्त केंद्र में
कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला सत्ता में थे। अब ये दोनों पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इलेक्शन में कह रही हैं कि अगर हम जीत गए तो 35A और 370 की सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। क्या आपको लगता है कि ये संभव है? जवाब में ख्वाजा आसिफ बोले कि मेरा ख्याल है कि ये संभव है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों की मौजूदगी बहुत मजबूत है, बहुत चांस है कि वो सत्ता में आएं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान आते ही इधर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के निशाने पर आ गई। एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और NC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। बीजेपी के इन हमलों के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा वो भी सुनिए। ये कौन है ना? ख्वाजा आसिफ डिफेंस ये कौन है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना? हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत तो बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा वादा है, कांग्रेस का वचन है, कांग्रेस की गारंटी है कि हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी फर्स्ट और टॉप प्रायोरिटी की है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, कांग्रेस ने राज्य का दर्जा दिया था जम्मू कश्मीर को, वो हम फिर वापस करेंगे। ये हमारा वादा है, हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर से अब बिहार का रुख करते हैं और अब दिन की एक और बड़ी खबर पर बात करते हैं। बिहार में एक जिला पड़ता है नवादा। राजधानी पटना से करीब 125 किलोमीटर दूर है। आबादी 22 लाख से ऊपर है। सीतामढ़ी का नाम आपने सुना होगा। बिहार का चर्चित और पौराणिक मान्यताओं वाला स्थान है। ये नवादा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर ही है। नवादा के जिला मुख्यालय से सिर्फ सीतामढ़ी ही पास नहीं है, कृष्णा नगर गांव भी पास में ही है, 7 किलोमीटर की दूरी पर। वही कृष्णा नगर गांव जहां 18 सितंबर को एक दलित बस्ती में कुछ बदमाशों ने कम से कम 21 घरों में आग लगा दी। ये घर जल करके खाक हो गए। 21 घर जलाए गए, ऐसा पुलिस कह रही है। जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव वाले हैं, वो कह रहे हैं कि इस हमले में 80 घर तक प्रभावित हुए हैं, उनमें आग लगाई गई है। आग लगने के बाद 18 तारीख की देर रात तक इस पर काबू पाया गया। एक राहत की बात यह है कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुछ लोग मामूली तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी का नाम नंदू पासवान बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना का कारण 1995 से लंबित जमीनी विवाद है। लेकिन ये घटना बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रही है, जिस पर अभी हम आगे बात करेंगे। पहले जो लोग इस घटना के शिकार हुए उनकी बात सुनिए। सुनीता ने बताया कि देर शाम जब भीड़ दौड़ती हुई आई तो उनकी बच्ची हैंडपंप पर पानी भर रही थी। लोग चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो, देखो लड़की जा रही है। लड़की तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागी और किसी तरह भीड़ से बची। तभी पीछे से गांव के कुछ और लोग घर की तरफ आए और चिल्ला करके बोले कि वे लोग आ रहे हैं, घर खाली कर दो। सुनीता और उनकी तरह अन्य लोगों ने 18 सितंबर की रात बिहार के गांव में क्या झेला, कैसे कानून व्यवस्था को, कानून के भय को कुछ लोगों ने ताक पर रखकर इतने बड़े कांड को अंजाम दिया, उन्हीं से सुनिए। हम लोग रोटी पका रहा था, रोटी पका रहा, हमारा बच्चा कल पर था। वो देखा कि आ गया तो बोला कि पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। तो लड़की और दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा। सब कोई जरा दिया, अनाज उनाज, पानी, पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ हमको जरा दिया। कोई एक मोबाइल था, वो मोबाइल ले लिया। कोई एक अथी नहीं रहने दिया हमको घर में। और कहा कि बल जाओ, नहीं तो जरा देंगे, आप लोग के जरा देंगे भी। तो हम लोग जान के खखर से भाग गए, जहाँ तहाँ कांटा में छुप गए, बाल बच्चा को ले लेके। कोई भी हम लोग के साथ नहीं था। कहा कि जाओ, मार देंगे सब के, निकलो नहीं तो मेरा घर से, मेरा जमीन है। हम लोग कहा कि मेरा बाप दादा के जमीन है, हम लोग नहीं भागेंगे। तो भी गोली फायरिंग करा तो हम लोग फिर भाग गए, जान के डर से थी। ऐसा तो खाना बना रहे हैं सर, मगर परसों आया है मिथुन ने गाड़ी लेके फोरस बना के। तब परसों आया सब, तब घूर घार के चल गया फोरस। ओकर बाद में कल ही घटना हो गया कि मनी सब के खाना बनते बनते तंग कर दिया। 6 बजे सांझ से हेल गया सब है, और सब के मारने पीटने लगा। तो सब जान लेके भागे लगा, या सब खोपड़न के लहकावे लगा। हम सब जान लेके भागे लगा, बाल बुतरू के लेके। और सब
जे चीज है जो जर गया है, कल से भूखा पियासल अभी पड़ल है, न तो लुगा है, न तो कपड़ा है, न थारी है, न बर्तन है। हम लोग के 6:30 बजे छुट्टी होता है और कोना हम काम कर रहे थे, कोना से आ रहे थे तो हल्ला सुने कि पूरा एकदम जल रहा है, एकदम पूरा लग रहा है कि बस पूरा गांव में गुहार के बल्ब जला दल को। तो हमने फिर दौगले हाँ सुबह पूरा इतने लहकिए रहे कि कोई बात नहीं। और बाद लियो तो ठीक है, तो अब गोली चलो फटाफट फटे उन्हें बल नहीं कोई कोई नहीं सब भगा लो ने और सही में गोली मार रहा है फटाफट। हम लोग तो डर से तो आई भी नहीं किए। इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर आदित्य वैभव कृष्णानगर गांव पहुंचे। कुछ स्थानीय लोगों ने उनसे बातचीत में दावा किया कि हमले के दौरान फायरिंग भी हुई थी, लेकिन पुलिस इस बात को नकार रही है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें खोखे तक मिले हैं। नवादा के गांव कृष्णानगर में दबंगों ने महादलित बस्ती में कल बुधवार की रात तांडव मचा दिया। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कृष्णानगर से, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरा साजो सामान, सारे मकान, दर्जनों की संख्या में मकान जल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि बगल के गांव के ही लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर नवादा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात मानी जाए तो साफ तौर पर भूमि विवाद को लेकर ये सब कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जब कल रात ये घर जला दिए गए, यहाँ फायरिंग की गई ऐसा आरोप लगाया जाता है। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि पहले फायरिंग की गई और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर गांव में आग लगा दी गई। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब भी धुएं का गुबार धीरे धीरे राख में से उठता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो स्थानीय नागरिक हैं वो काफी हलकान हैं, काफी परेशान हैं। उनका आशियाना छिन गया और उसकी वजह से रात उन्हें बाहर टेंट में गुजारनी पड़ी। हालांकि जहां तक स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो स्थानीय प्रशासन का कहना है कि करीब 2 दर्जन के आसपास घर जलाए गए हैं। हालांकि सर्वे का काम अब भी चल रहा है और स्थानीय प्रशासन के लोग के नुमाइंदे यहाँ पर अब भी लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, लोगों से चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ इस पूरे मामले में। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय नागरिक मौजूद हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है और उससे बात करेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला। अपना नाम बताएं। गौतम कुमार सर। गौतम, ये बताएं कि जब ये घटना घटी तब आप कहाँ थे? हम यहीं पे जस्ट बैठे हुए थे। कितना समय हो रहा था? वो लगभग वही 7 बज रहा था, 7 सवा 7 के बीच का यह कांड हुआ है। पूरी बात बताएं आगे कैसे हुआ? उसके बाद वहां पे से जब आए तो सडनली वो फायरिंग करने लगे। कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। उसके बाद में जब इधर से देखे सब बच्चे लोग को, तब जाकर के मैं सब सारा बच्चा कम से 100 बच्चे को लेकर को मैं जाकर को छुपाया है। उसके बाद प्रशासन को फोन किया गया, प्रशासन के फोन करने के बाद भी आए, उसके बाद उनका फायरिंग किया तो वापस चले गए। उसके बाद एसपी सर से फोन किए तो बोले अभी हम अरेंज कर रहे हैं फोर्स को रिजर्व फोर्स को भेज रहे हैं। उसके बाद कम से कम हमको लगता है 1 से 1.5 घंटे के बाद में प्रशासन यहाँ आई है। आगजनी की बात तो प्रशासन कबूल कर रहा है लेकिन फायरिंग की बात नहीं मानी जा रही है, इस पर क्या? नहीं सर, उसका रिकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे के पास है सर, उसका खोखा भी मिला है अभी। पूरी घटना पर नवादा के एसपी अभिनव धीमान ने एक्स पर लिखा कि शाम करीब 7 बजे कई घरों में आग लगने की सूचना मिली थी। बताया यह गया था कि 40 से 50 घरों में आग लगी। हालांकि प्रशासन ने 21 जले हुए घरों को चिन्हित किया है। किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई है। ये एसपी धीमान का उस समय जो ट्वीट आया था वो था। अभी तक जो सूचना मिली है करीब 7 सवा 7 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। तो इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिलकर रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा तो वो और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा। लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस की बात आपने सुन ली, अब सरकार बहादुर की बात भी सुन लीजिए। कह रहे हैं कि एक्शन लेंगे, जो दोषी है उसे बख्शेंगे नहीं। घटना हुआ है दुखद है और सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। ऑलरेडी सब जगह मैसेज दे दिया गया है। जो भी कल्प्रिट है अरेस्ट भी हो रहा है और कोई बचेगा नहीं इससे। दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना और कम से कम सरकार में इस तरह का कभी अलाउ नहीं किया गया है। तो जो लोग भी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही कुकृत और अमानवीय घटना घटा है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं।
पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन आरोपी को कल रात में ही गिरफ्तार किया है और जो भी आरोपी है जो इस तरह की घटना करता है उसको सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द सजा दिलाएगी। और विपक्ष का आरोप कि बिहार की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। जिस तरह से की घटना है उसका हम लोग निंदा करते हैं और इस कार्यक्रम के बाद मैं सीधे कूच कर रहा हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी उन लोगों को के दुख के घड़ी में साथ खड़ी है और ये सरकार के लिए हम लोग जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाते थे आज साबित हो गया कि नवादा जैसे शहर में 1 किलोमीटर की दूरी पर जब ऐसी घटना हो सकती है तो बिहार केवल और केवल भगवान भरोसे है। बिहार की ये बात दिल्ली तक पहुंची है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा है। अब तक 28 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें से कम 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन वहाँ पे SIT का गठन करते हुए वहाँ जो हुआ दुखद है, भी निंदा की जाए उसका, लेकिन प्रशासन SIT गठन करके क्विक रिस्पॉन्स में रातों रात लिखने उसमें अभियुक्त थे 10 को रात में और सुबह 5 को कुल अभी तक 15 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर चुका है। इतनी बड़ी घटना हो गई, इसकी वजह क्या थी? जैसा कि हमने बताया कि प्रथम दृष्टया भूमि विवाद इसकी वजह बताई जा रही है। गांव में जमीन के एक बड़े हिस्से को लेकर के दो पक्षों में बरसों से विवाद चल रहा है। स्थानीय अदालत में ये मामला अभी भी चल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया टुडे के स्पेशल सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आदित्य वैभव। मोटे तौर पर अगर जिला प्रशासन की माने तो साफ तौर पर ये मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात ये कि ये भूमि विवाद ही है जिसकी वजह से पहले एक मुकदमा दायर किया गया व्यवहार न्यायालय नवादा में और उसके बाद अब गोलीबारी और आगजनी की बात सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि आखिर जो मुकदमा दायर किया गया है मुफस्सिल थाना में वो आखिर किन धाराओं में किया गया है। तो आपको बताएं कि भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत भी केस दायर किया गया है, लेकिन जो मुख्य केस दायर हुआ है वो हुआ है आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं के अंतर्गत। तो सबसे बड़ी बात ये कि जहां अगर SC/ST एक्ट की बात आ गई तो बिल्कुल इसमें क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट की बात सामने आती है, लेकिन अगर उसको दूर रखा जाए और हालिया घटनाक्रम को देखा जाए तो साफ तौर पर सिर्फ ये सामने आता है कि यहाँ सिर्फ भूमि विवाद था जो कि एक तरह से काफी ज्यादा बिगड़ गया और बिगड़ते बिगड़ते हालात यहाँ तक पहुँच गए कि पहले गोलीबारी की गई और फिर आगजनी और उसके बाद अब ये आलम है कि यहाँ के बाशिंदे अब एक बड़े से टेंट में रहने को मजबूर है और वो भी टेंट जो अब जिला प्रशासन उनके लिए बना रहा है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि इसी जमीन विवाद में 18 तारीख को गांव में कुछ लोगों ने हमला किया और घरों में आग लगा दी। तमाम खबरों में आरोपियों को दबंग कहकर के संबोधित किया जा रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सर, ये तो दबंग लोगों की खासियत है। दबंग कोई जाति नहीं होता है, आप जाति से मत जोड़िए। दबंग कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। दबंग कोई राजपूत ब्राह्मण भूमिहार जादव सौ पासवान नहीं होता है। दबंग होता है जो समाज के दूषित लोग, जो इसकी मानसिकता विकृत है, जो हमारे देश के संविधान और कानून को नहीं मानता है, जो गलत तरीके से धन का अर्जन करता है, जिसको गलत तरीके से सत्ता मिल जाती है, जाति के आधार पर चुनाव जीत जाता है। तो दबंग वो है। दबंग आप किसी व्यक्ति के कारण किसी समाज और जात धर्म को गाली मत दीजिए। इन सब बातों से इतर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि यादव जाति के लोग दलितों को निशाना बना रहे हैं। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जीतन राम मांझी के आरोपों का तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। चुप मंत्री भी रहे हैं
मांझी जी केंद्र मंत्री भी हैं। केंद्र मंत्री का दर्जा आप समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री का ही लेवल का होता है। और जो भी बात उन्होंने कही उनको तथ्यों से लेना देना नहीं। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग हैं। जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है पढ़े। क्या वाकई इस मामले में कोई जातिगत संघर्ष वाला एंगल भी है? जानने के लिए हमें कृष्णानगर गांव के बारे में समझना होगा। ये गांव खुरी नदी के किनारे बसा है। मांझी और रविदास जाति के लोगों की यहाँ बड़ी आबादी है, यानी महादलितों का ही गांव है। हमले का आरोप किस पर है? पास के ही प्राण बिगहा गांव के नंदू पासवान और उसके कुछ साथियों पर। एफआईआर में लिखा है कि यहाँ लगभग 60 से 70 परिवार नदी किनारे सरकारी जमीन पर छोटे छोटे झोपड़ी नुमा घर बनाकर करीब 20 साल से रहते आ रहे हैं। इसी जमीन को लेकर नंदू पासवान, जमुना चौहान, आशीष यादव और दशरथ चौहान से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते बात अब यहां तक पहुंची। पासवान भी दलित समाज से ही आते हैं, लेकिन अन्य आरोपियों के नाम को लेकर के इस पूरे मामले में जातीय संघर्ष के भी आरोप लग रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, बता रहे हैं आदित्य वैभव। स्थानीय लोगों की माने तो आगजनी से पहले यहाँ फायरिंग की गई थी, जिसके चलते यहाँ के लोग दहशत में आ गए और अपने घरों को छोड़ छाड़ कर भागे। और उसके बाद यहाँ जो आगजनी हुई उसको सारी दुनिया ने देखा। आपको सबसे बड़ी बात ये बताएं कि इस घटना के पीछे जो मूल में है वो है भूमि विवाद। अगर नवादा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशुतोष वर्मा की बात माने तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि इस जमीन को लेकर एक केस जिला न्यायालय में लंबित है 1995 से, और तब से लेकर आज तक उस केस का, उस कांड संख्या का अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया। और जिस सूरत में अब दोनों पक्ष साफ तौर पर आमने सामने हैं, जहां एक पक्ष यहीं का रहने वाला है, कृष्णानगर का बाशिंदा है और यही तमाम वो घर हैं जहां ये लोग रहते थे, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो बगल के गांव प्राणपुर बिघा के बताए जाते हैं। और साफ तौर पर लोगों का आरोप है कि वो लोग साथ में आए, उन लोगों ने यहाँ फायरिंग की और फिर आगजनी की, और इस बीच में पुलिस प्रशासन समय पर नहीं पहुंच सकी और इसी वजह से ये घटना काफी ज्यादा बड़ी हो गई। पुलिस की जांच से ये बात स्पष्ट होगी कि विवाद सिर्फ जमीन को लेकर ही था या बात कुछ और भी थी। लेकिन बिहार में बार बार जातियों की बात उठती है तो वहां का सामाजिक ताना बाना भी समझ लेते हैं। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक बिहार में सबसे ज़्यादा 36% अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी है, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से ज़्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी और करीब 2% अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और 15% सवर्ण आबादी है। इसमें से भी यादव 14%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45%, कुर्मी 2.87%, मुसहर 3% और भूमिहार 2.86% है। लेकिन यहाँ मामला महादलित समाज की ही दो जातियों के बीच का है। पीड़ित मांझी और रविदास जाति से हैं और आरोपियों में से एक, या जिसे अभी तक मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, नंदू पासवान जाति से है। महादलित कौन होते हैं? महादलित एक जाति वर्ग है जिसे 2007 में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने दलितों की कुछ जातियों के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें दलित जातियों में से भी उन जातियों को शामिल किया गया जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हैं। कुल 18 जातियां महादलितों में आती हैं, जैसे मांझी, रविदास, पासवान, डोम, भुइयां आदि। अब ताज़ी घटना के बाद ये सवाल उठता है कि क्या महादलित जातियों में भी आपसी संघर्ष का इतिहास बिहार में रहा है? हमने पूछा बिहार की राजनीति और समाज को दशकों से समझने वाले इंडिया टुडे के पत्रकार पुष्यमित्र से। महादलित जातियों के आपस में संघर्ष का इतिहास तो नहीं रहा है, लेकिन ये भावना हमेशा से रही है कुछ जातियों में कि हम ज़्यादा पिछड़े हैं और हमारा हक जो दलित जातियों में 4 शीर्ष जातियां हैं वो लेते रही है। जब मैं महादलित वाली स्टोरी इंडिया टुडे के लिए कर रहा था तो मुझे जो महादलित आयोग 2007 में बना था उसके सदस्य पवन रावत मिले थे। उन्होंने बताया था कि उन्होंने 1999 के आसपास ही या उससे पहले ही संघर्ष शुरू कर दिया था महादलित विकास मंच बनाने का, और उसमें उन्होंने 4 जातियों को अलग किया था, जिसमें पासवान थे, रविदास थे, धोबी थे और पासी थे। इन जातियों का मानना है कि ये 4 जातियां जो है वो ज्यादा विकसित हैं और उनको आरक्षण का लाभ ज्यादा मिल गया है, जबकि बाकी जो जातियां हैं अशिक्षित भी हैं, गरीब भी हैं। और वो बात उनकी सही भी है, क्योंकि अभी जो जाति गणना के जो आंकड़े आए हैं उसमें भी साबित होते हैं, जैसे कि 2,90,91,000 सरकारी नौकरियां दलितों को बिहार में मिली हुई है। मतलब जो आंकड़े आए उसमें कहते हैं कि इतने लोग
सरकारी नौकरी वाले हैं। इसमें 2,48,000 नौकरी जो है इन सिर्फ 4 जातियों को है, पासवान, रविदास, धोबी और पासी को, और सिर्फ 48,000 नौकरियां शेष 18 जातियों को है, जिनको महादलित शुरुआत में माना गया था। तो एक संघर्ष हमेशा से रहता है। अभी जो दलित कैटेगराइजेशन की सुप्रीम कोर्ट में बात आई, उस वक्त फिर से एक बार जीतन राम मांझी जो मुसल जाति के हैं और जो शुरुआती महादलित वर्ग था उससे आते हैं, उन्होंने फिर से ये बात उठाया कि ये जो 4 शीर्ष जातियां हैं इनको अलग किया जाए। ये लोग वर्षों से 70 साल से मलाई खा रहे हैं और हम लोग जो है कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो इनको अलग करने की बात फिर से उन्होंने शुरू की थी। तो एक दोनों के बीच में खाई तो जरूर है, संघर्ष ज्यादा ना हो लेकिन खाई जरूर। तो ये इस घटना की शुरुआती जांच पड़ताल है। इस घटना पर आगे जो जानकारी आएगी वो आपसे साझा करेंगे। अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले एक अमेरिकी कोर्ट ने भारत को सम्मन भेजा है। सम्मन खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों से जुड़ा है। पन्नू ने अपनी हत्या की साजिश को लेकर के अमेरिकी कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। इसी सिलसिले में यह सम्मन भेजा गया है, जिसमें भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित कई अन्य लोगों के नाम दर्ज हैं। न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सम्मन में भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व राव प्रमुख सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी बताए जा रहे निखिल गुप्ता का नाम है। सम्मन में कहा गया है कि भारत सरकार और अन्य नामित लोग 21 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करें। अमेरिकी कोर्ट के सम्मन पर भारत ने भी जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के सिविल मुकदमे में भारत सरकार को अमेरिकी अदालत की ओर से भेजा गया समन पूरी तरह से अनुचित है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि जब ये मुद्दा पहली बार हमारे सामने आया था तो हमने इस पर कार्रवाई की थी। इस मामले में एक उच्च स्तरीय समिति काम कर रही है। ये पूरी तरह से अनुचित मामला है। पन्नू के इतिहास के बारे में सबको पता है। वो एक गैर कानूनी संगठन से जुड़ा है। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है। भारत सरकार ने उसे 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वे सालाना क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। अगली सुर्खी है, भारत को ISIL और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से खतरा है। ये दावा किया है दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। उन्होंने कहा है कि ये खतरे जम्मू कश्मीर और उसके आसपास सक्रिय आतंकवादी गुटों से जुड़े हैं। ये टिप्पणी FATF ने 19 सितंबर को जारी की गई म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में की है। 368 पन्नों की रिपोर्ट में इस टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग ने कहा है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो सिस्टम अपनाए गए हैं वो काफ़ी प्रभावी हैं। रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम का पता लगाने के लिए 40 इवैल्यूएशन पॉइंट्स को मापा गया। इसमें से 37 में भारत को पूरी तरह से या काफ़ी हद तक उनका पालन करता पाया गया है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।